सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं 3 टॉपिक डिस्कस करूंगा। पहला टॉपिक आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वह है ओविकस सर्वे। देखेंगे यह सर्वे क्या होता है, क्यों चर्चा में बना हुआ है। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम डिस्कस करेंगे एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 और देखेंगे इसमें क्या संशोधन किया गया है और संशोधन क्यों करना पड़ा, यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं जो तीसरी खबर है उसमें हम डिस्कस करेंगे 3 मई के बाद कैसा जीवन इंडिया में दिखाई दे सकता है और इसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे भारत और चीन का। आइए एक एक करके इन तीनों टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओविकस सर्वे। ओविकस सर्वे को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझनी हों। सबसे पहले आप आरबीआई को समझिए। जब आरबीआई आपके दिमाग में आता है तो आपको 3 चीज़ें सोचनी चाहिए। पहली चीज़ ये सोचनी चाहिए इसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, दूसरी आखिर यह कार्य कैसे करती है अर्थात अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे करती है, तीसरा आखिर ये जो जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है ये समय के साथ कैसे परिवर्तित हो रहे हैं, और इसी सभी चीज़ों के केंद्र में जितने भी प्रश्न आते हैं वो सब बनते हैं। आइए थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। आरबीआई की 3 प्रमुख जिम्मेदारियां हैं, वो आपको पता है। पहला कौन सा है, मौद्रिक नीति का निर्माण करना, दूसरा है मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना, तीसरा है मुद्रा विनिमय दर का प्रबंधन करना। तो जो मौद्रिक नीति का निर्माण करना है और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण है, ये दोनों ही प्रयास जोड़ते हैं ओविकस सर्वे से। स्वाभाविक है मौद्रिक नीति वह नीति अच्छी नीति होती है जिसके द्वारा क्या हो, जीडीपी की ग्रोथ अच्छी हो, अर्थात जीडीपी में सकारात्मक प्रवाह हो तो उसको हम क्या कहते हैं, अच्छी मौद्रिक नीति कहते हैं। अगर महंगाई ज़्यादा हो जाए और क्या हो, मौद्रिक जो नीतियां हैं अगर वह फेल हो जाए तो क्या है, फिर से दिक्कत होती है। इसलिए ओविकस सर्वे इन दोनों ही मुद्दों को जो है कि इंटरलिंक करता है। आपको पता है भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर कार्य करते हैं। पहला है कृषि, दूसरा है उद्योग, तीसरा है सेवा। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर अच्छे से कार्य करें, इसमें जिम्मेदारी किसकी है, आरबीआई की भी जिम्मेदारी है और साथ ही साथ केंद्र और राज्य सरकारों की भी। सरकारें इसमें क्या करती हैं, पॉलिसी बनाती हैं, उसको इंप्लीमेंट करती हैं, लेकिन इसमें आरबीआई क्या करता है कि किस प्रकार की मौद्रिक नीति अपनाए जिससे कृषि, उद्योग और सेवा सभी सेक्टरों तक मुद्रा पहुंच पाए, मुद्रा का प्रसार हो और इतना भी ज्यादा ना हो जाए कि वह मुद्रा क्या हो, महंगाई को बढ़ा दे। और इन सभी चीजों के लिए क्या करता है आरबीआई, समय समय पर सभी सेक्टर से डेटा कलेक्ट करता है, कृषि से भी करता है और साथ ही साथ उद्योग से भी करता है, और ये डेटा कलेक्ट करके यह पता करने का प्रयास करता है आखिर उत्पादन कैसा हो रहा है, उत्पादन कम हो रहा है या ज़्यादा, उसका ट्रेंड क्या है, भविष्य में आने वाले समय में क्या क्या इस सेक्टर को और अपेक्षाएं होंगी बैंकिंग सेक्टर से, आरबीआई से, और कैसे हम अर्थात आरबीआई हम अपनी जिम्मेदारी इस सभी सेक्टरों में निभा सकते हैं। अब देखिए वर्तमान समय में अगर हम देखें तो औद्योगिक सेक्टर में अगर जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नियर अबाउट 30% का योगदान जो है कि किसका दिखाई देगा, इंडस्ट्रियल क्षेत्र का, और बाकी जो है कि किसका दिखाई देगा, एग्रीकल्चर और सेवा सेक्टर का। अब होता क्या है कि पूरे वर्ष में जितना औद्योगिक उत्पादन हुआ, यही औद्योगिक उत्पादन क्या होता है, जो मैन्युफैक्चर हुआ, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर के जो सामान बनते हैं यह आप तक पहुंचते हैं, आप हम इसको क्या करते हैं, खरीदते हैं। स्वाभाविक है यह जो आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं इनकी हम जो डिमांड करते हैं उस डिमांड के लिए आरबीआई भी कुछ कदम उठाता है, और उसी कदम का एक जो है कि सर्वे है जिसका नाम है ओविकस सर्वे। ओविकस सर्वे इसका जो फुल फॉर्म है वह है ऑर्डर बुक इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे। तो अब देखिए यह जो ओविकस सर्वे है ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है, अर्थात जैसा कि आपको पता है कि जो सर्वे इसका जो फुल फॉर्म है इसमें क्या है,
ऑर्डर बुक है, इन्वेंट्रीज है और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। इन्हीं तीन चीज़ों को यह क्या करता है, सर्वे करता है। सर्वे करके यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि औद्योगिक सेक्टर कैसा रन कर रहा है, भविष्य में हम किस प्रकार की मौद्रिक नीति के माध्यम से इस सेक्टर को अर्थात औद्योगिक सेक्टर के उत्पादन को हम क्या कर सकते, अच्छा कर सकते। यह जो सर्वे है आरबीआई के द्वारा प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में क्या होता है, 4 तिमाही होती है, तो प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर यह करता है। और यह जो सर्वे किया जाता है आज से नहीं किया जा रहा, वर्ष 2008 से किया जा रहा है और वर्ष 2008 से प्रत्येक साल ये 4 करता है। इसी के कारण 48 सर्वे जो है कि अभी तक हो चुके हैं। आप क्या करें, 12 इंटू 4 करिए, तो 12 इंटू 4 करेंगे तो क्या होगा 48। तो 48 सर्वे हो चुके हैं। और यह जो सर्वे अभी आया है जो अभी न्यूज में है वह है आपका 49th सर्वे, जो कि स्टार्ट हुआ है 16 अप्रैल से। अब जो 16 अप्रैल से ये सर्वे स्टार्ट हुआ है, इसमें क्या किया जाएगा, जनवरी से लेकर मार्च तक, ये देखिए जनवरी से लेकर मार्च तक के आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। तो आपको पता है आपका जो एक वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है वो क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये जनवरी से मार्च तक का यह जो आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे ये किसके होंगे, पुराने वित्तीय वर्ष अर्थात 2019-20 की अंतिम तिमाही के आंकड़े किए जाएंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर ओविकस सर्वे में क्या क्या सर्वे किया जाता है। तो जैसा कि देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि यह ओविकस, जैसा कि मैंने बताया इसमें ओवी क्या करता है, ऑर्डर बुक को डिनोट करता है, आई क्या करता है, इन्वेंट्रीज को डिनोट करता है, और सी यू क्या करता है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को डिनोट करता है, और यह एस क्या डिनोट करता है, यह सर्वे को चिन्हित करता है। अब देखिए ये तो इसका हो गया फुल फॉर्म। अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल इसका मतलब क्या है। ऑर्डर बुक के माध्यम से आरबीआई कुछ जो है कि चिन्हित कंपनियों के पास जाते हैं, इनसे पूछते हैं कि एक बात बताइए कि आपको इस तिमाही में, किस तिमाही में, जिस तिमाही के वो आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं, जैसा कि अभी जो 16 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, इसमें जनवरी से लेकर मार्च तक के आंकड़े ये पूछेंगे आप यह बताइए कि आपको कितना ऑर्डर मिला। स्वाभाविक है ऑर्डर का संबंध किससे है, प्रोडक्शन से। किसी कंपनी को जितना अधिक ऑर्डर मिलेगा वह कंपनी के लिए क्या है, उतना ही अच्छा है। तो इसमें हम यह क्या तुलना करते हैं कि पिछली तिमाही से या पिछले साल से ऑर्डर में ज़्यादा वृद्धि हुई है, कमी आई है। ऑर्डर बुक में ज़्यादा एंट्री होने का मतलब है कि पहले की तुलना में ऑर्डर ज़्यादा मिला है। फॉर एग्जाम्पल मैं पार्ले जी बिस्किट बनाता हूँ, तो पार्ले जी की बिस्किट बनाने के मान लीजिए मुझे मार्केट से पहले 100 यूनिट्स के जो है कि बुक ऑर्डर आया था, मैंने बना के भी दी। इस बार क्या आया है, 150 का आया है, अगली बार 200 का आए, तो ये क्या हो दिखा रहा है कि मेरे पास ऑर्डर बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इससे ये पता चलता है पार्ले जी की डिमांड क्या है ज़्यादा। ठीक इसी तरह से हर सेक्टर में अगर हम डेटा कलेक्ट कर लें तो इससे यह पता चलता है कि मार्केट में लोगों के द्वारा जो है कि उद्योगों की मांग की जा रही है या नहीं की जा रही। वर्तमान समय में अगर फिर से मैं कहूं कि मैं बनाता हूं एक मार्कर, और वह मार्कर जिससे हम बोर्ड पे लिखते हैं, तो लॉकडाउन में क्या होगा, मार्कर की डिमांड नहीं होगी तो अपने आप मार्कर की कंपनी से जब आरबीआई कहेगी आप ऑर्डर बुक बताइए, तो वो कहेगा कि भैया देखिए बिल्कुल हमारे पास ऑर्डर नहीं। इससे आरबीआई को यह पता चला कि आखिर किस सेक्टर की डिमांड ज्यादा है, किस सेक्टर की कम है, और इससे क्या करता है वो अपनी मौद्रिक नीति को रेगुलेट करता है। दूसरा है आई का मतलब होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्रीज को इस रूप में समझिए कि जो भी हम सामान बनाते हैं उस सामान का वह हिस्सा जो बिक नहीं पाया है, जो स्टॉक में रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं फिर से पार्ले जी बिस्किट बनाता हूं और मैंने क्या किया, 1000 यूनिट्स बनाए जो है कि किसके, आपके पार्ले जी के। और मान लीजिए 1000 यूनिट का मुझे ऑर्डर मिला था, मैंने बनाया, लेकिन वो बिक नहीं पाया, सेल नहीं हो पाया, तो अभी वो मेरे पास पड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। प्रश्न आएगा इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा,
निकलेगा? इससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि एक समय इस चीज की पार्ले जी की डिमांड ज्यादा थी, तभी तो मुझे 1000 पैकेट का ऑर्डर मिला, लेकिन अब डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई। इसके पीछे कारण कुछ भी हो सकते हैं, वो सब सरकारों को पता है, बैंकों को पता है, उनको हमसे आपसे अच्छी इकोनॉमी आती है, तो वह क्या करेंगे, यह पता लगाएंगे कि दरअसल ट्रेंड क्या है, और ट्रेंड के माध्यम से वो कहेंगे कि किस सेक्टर के लिए किस प्रकार की मौद्रिक नीति अपनानी है। अर्थात इन्वेंट्री से यह पता चलता है कि कोई सेक्टर में जो डिमांड थी वह डिमांड किस तरह से दिखाई देती है। क्या सतत रूप से किसी चीज की डिमांड बढ़ रही है, या एक बार डिमांड बढ़ी थी, 1000 पैकेट का ऑर्डर आया और 500 ही सेल हो पाया, 500 अभी रखा है, तो जो 500 रखा हुआ है यह है इन्वेंट्री। तीसरा है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब है कि मेरी एक कंपनी है, पार्ले जी बनाती है, मैं डेली जो है कि 1000 यूनिट पैकेट का प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी रखता हूं, लेकिन अभी मुझे इतना ऑर्डर ही नहीं मिलता। मुझे क्या मिलता है, डेली या जितना भी बना सकता हूं, 1000 डेली पैकेट बना सकता हूं, और मुझे जो है कि ऑर्डर मिलता है 300 400, या मैं अगर ऑर्डर ज़्यादा भी मिल पाए तो मैं नहीं बना पाता हूं। अर्थात मेरी कैपेसिटी क्या है, कम है, यूटिलाइज कम हो पा रही। कुल मिलाकर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब यह है कि जिसकी जितनी क्षमता है उस क्षमता की तुलना में उसको कितना प्रोडक्शन करना पड़ रहा है। एक कंपनी है, अगर मान लीजिए वो 100 यूनिट किसी चीज का प्रोडक्शन कर रही है, और जो है कि प्रोडक्शन करने की क्षमता रखती है, और 100 यूनिट प्रोडक्शन का वह क्षमता उत्पादन कर भी दे रही है, क्या कर रही है, अपनी कैपेसिटी का 100% यूटिलाइजेशन कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हैं, एक टेक्स्ट बुक आपने उठाया कि आप एक दिन में 10 पेज पढ़ सकते हैं, और आप पढ़ रहे हैं सिर्फ 2 पेज, तो यह क्या है, आप अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 20% जो है कि यूज कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से कंपनियों के संदर्भ में देखा जाए, इससे यह पता चलता है कि किस सेक्टर की कंपनी कितनी अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का यूज कर रही है, किस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो उस सेक्टर की कंपनियां क्या हो सकती हैं, बंद पड़ जाएंगी, और जब बंद पड़ जाएंगे तो पैसा एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत तरह की चुनौतियां आती हैं। कुल मिलाकर इससे यह पता चलता है कि आरबीआई क्या करती है, इस उत्पादन से संबंधित इन सभी डेटा के आधार पर अपनी मौद्रिक नीतियों को बनाती है। तो यह था इसका आपका फुल डिटेल। ये अब देखिए, अब जो ये सर्वे किया जाएगा कुछ चिन्हित कंपनियों से किया जाएगा, तो कंपनियां क्यों डेटा बताने लगे, वह इसलिए बताती हैं क्योंकि आरबीआई ने ये स्पष्ट कर रखा है कि वह जो डेटा बताएंगी वह अपने साथ किसी भी कंपनी, किसी संस्था या किसी ट्रस्ट के साथ वो शेयर नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है और वह अगर खुलकर बता दे कितना प्रोडक्शन करती है, और मान चलो आरबीआई क्या करे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को वो डेटा शेयर कर ले, तो जो है कि क्या हो जाएगा, उसके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है वो छुपा रहा हो। इसलिए आरबीआई का ये जो सर्वे होता है, इसमें जो कंपनियां शामिल होती हैं वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। तो कुल मिला था यह था आपका ओविकस सर्वे। आइए हम बात करते हैं दूसरी खबर। जो दूसरी खबर है वह है आपका द एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। आपको पता है कोविड-19 से निपटने के लिए 22 मार्च 2020 को एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 लागू कर दिया। यह 123 साल पुराना, चूंकि 1897 से अभी तक देखें तो 123 साल जो है कि अब पुराना यह पहले कानून बना था, और उस समय ब्रिटिश काल में बना था, और इसको बनाया गया था जब महाराष्ट्र में प्लेग फैला था। आपको ये घटना पूरा याद होगा। इस एक्ट को लागू करने से क्या होता है, प्रशासन को विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी अगर मान लीजिए एक्ट लागू नहीं है और आप कहीं मूव कर रहे हो, आप जा रहे हैं, और कोई पुलिस वाला रोक ले, कहे आपको नहीं जाना है, आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, आप क्या करेंगे, उसको कोर्ट में घसीट लेंगे। लेकिन जब ये एक्ट लागू हो जाता है तो प्रशासन को एक्स्ट्रा अधिकार मिल जाता है। इसी अधिकार के तहत तो अब आपको घरों से नहीं निकलना है, इकट्ठे नहीं होना है, तो यही कानून है, ये लागू हुआ है। अब होता क्या है, इसमें सरकार कई तरीकों से, कई कार्यों से इसको, कोई बीमारी है, कोई डिजीज है जो कि महामारी के रूप में कन्वर्ट हो गई, उसको रोकने का प्रयास करती है। इसके लिए वो कुछ भी टूल्स अपना सकती है, किसी प्रकार का आदेश दे सकती है, आप उसको चैलेंज नहीं करेंगे। और अगर आप इसके आदेशों को नहीं मानते हैं तो क्या किया जाएगा, आपको दंड भी दिया जा सकता। अगर आप इस एक्ट को देखें तो अगर हालिया हम समय में देखें तो इसको गुजरात में 2018 में कालरा से निपटने के लिए, वर्ष 2015 में चंडीगढ़ में मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए, और 2009 में पुणे में जब स्वाइन फ्लू
फ्लू का प्रकोप बढ़ रहा था, उससे निपटने के लिए किया गया था। अर्थात ऐसा नहीं कि आप पहली बार इसको फेस कर रहे हैं, हाल में ही मैंने 3 आपको घटनाएं बता दी। अब देखिए इस एक्ट को हमने लागू कर दिया, हम लॉकडाउन से गुजर रहे हैं, इसके बावजूद आपने एक चीज़ देखा कि क्या हो रहा है, डॉक्टर्स और पुलिस पर हमले हो रहे हैं। मान लीजिए कोई एरिया है, उस एरिया में पता चला कि एक व्यक्ति है कोरोना पॉजिटिव, है ना, या जो है कि मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं जो है कि गया हॉस्पिटल गया, मैं कोरोना पॉजिटिव मिला, तो अब क्या होगा, मेडिकल की टीम आएगी कि भाई मेरे परिवार के अन्य लोग तो पॉजिटिव नहीं हो गए हैं, इनको चेक करने आई, और मेरी कॉलोनी के लोग ने क्या किया, एक घिनौना कार्य करते हुए उन लोगों को दौड़ा लिया। तो कहीं ना कहीं क्या है, प्रशासन के काम में अड़ंगा डालना है, इस प्रकार की हरकतें नहीं करनी चाहिए। तो लोगों को क्या करना चाहिए था, सहयोग करना चाहिए। तो आपने कई बार देखा कि पूरे देश में से अलग अलग क्षेत्रों में से खबरें आ रही थी कि डॉक्टर्स की टीम पर क्या हो रहा है, हमला हो रहा है। तो अब इस कानून को क्या किया गया था, बार बार सरकार ने अपील की कि लोग ऐसा ना करें, लेकिन लोग हैं कि क्या है, मानते ही नहीं है। तो इसके लिए क्या किया गया, एक ऑर्डिनेंस लाया गया है। ऑर्डिनेंस इसलिए लाया गया है क्योंकि जो कि संसद क्या हो रही, नहीं चल रही, अदरवाइज इसको क्या किया जाता, कानून बना दिया जाए। इस संशोधन के बाद अब यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी हेल्थ वर्कर में डॉक्टर, नर्स, उनकी टीम और इसमें आशा वर्कर जो होती हैं वो भी शामिल, अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर हेल्थ वर्कर पर अटैक करता है तो उसे न्यूनतम 6 माह और जो है कि उसे 5 साल तक सजा हो सकती है। लेकिन अगर केस जो है कि गंभीर प्रकृति का है, अर्थात उसने डॉक्टर्स को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, तो उसको 7 वर्ष तक की भी क्या हो सकती है, सजा हो सकती है। यह जो अपराध होगा वह क्या होगा, नॉन वेलेबल होगा। वेलेबल का मतलब होता है कि जिसके लिए आपको अग्रिम जमानत नहीं मिलती। जैसे कई प्रकार के आपने केसेस देखे जो समान प्रकृति के होते हैं कि जैसे आपको पुलिस जो अरेस्ट करने आए, आप क्या आते हैं, उससे पहले बेल ले आते हैं, तो नॉन वेलेबल, ये जो है वेलेबल कैटेगरी में इसको रखा गया। इसमें आर्थिक जुर्माना भी लगाया जाएगा, अर्थात जो है कि आप पर 1 लाख से लेकर 5 लाख तक जुर्माना लगाया जा सकता है। आप पर का मतलब है कि जो लोग इस प्रकार का कृत्य करते हैं। साथ ही साथ इसमें यह कह दिया गया है कि जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो 30 दिन के अंदर पूरा करना होगा, जिससे क्या हो कि वह पता चल सके और उस व्यक्ति को जिसने ऐसा अपराध किया है उसको जेल में भेजा जा सके। ऐसा ना हो कि वह जो है कि इसमें लंबा प्रक्रिया लगे। और जो इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा वो सीनियर इंस्पेक्टर के द्वारा किया जाएगा। और कुल मिलाकर इसका उद्देश्य क्या है कि लोग इस प्रकार के अपराध ना करें। यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई मेडिकल टीम आई, उस पर किसी एम्बुलेंस पे हमला कर देता है, किसी गाड़ी को नुकसान पहुंचाता है, कोई प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, तो इसमें एक्ट में लिख दिया गया है कि अब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उससे संबंधित, मान लीजिए किसी ने एम्बुलेंस के में तोड़फोड़ कर दी, तो उससे क्या हुआ, जितना एम्बुलेंस की कीमत है उससे डबल उससे क्या किया जाएगा, वसूला जाएगा। और वो मना नहीं कर सकता कि नहीं, इस प्रकार का तो कोई कानून नहीं है। कानून में अब क्या कर दिया गया, लिख दिया। इस कानून को अर्थात जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 है, अब इसको क्या कर दिया गया, समवर्ती सूची में ला दिया गया। इसका मतलब क्या है कि अब राज्य और भी चाहे तो अपना स्ट्रिक्ट कदम उठा सकती हैं। क्योंकि इस समय सेशन नहीं चल रहा है, इसके कारण अध्यादेश का सहारा लिया गया। वो अध्यादेश आपको पता है कि इसको 6 माह के तक जो है कि क्या करना हो, 6 माह के अंदर इसको पारित करना होता है, अर्थात इसको कानून का रूप देना होता है। तो कई बार आपने कंफ्यूज रहते हैं कि 6 माह है या 6 सप्ताह। तो देखिए होता क्या है कि 2 सेशन के बीच में, जो है कि सेशन की अवधि के बीच में 6 माह से ज़्यादा का जो है कि अंतराल नहीं हो सकता। तो लेकिन जो एक सेशन स्टार्ट हो गया, मान लीजिए आज कोई जो है कि अध्यादेश पहले बना था 6 माह पहले और वह खत्म होने वाला है, और आज क्या हो गया, सेशन स्टार्ट हो गया। तो जो सेशन स्टार्ट हुआ गया है ना, ये सेशन जब तक चलेगा, मतलब 6 सप्ताह तक, जब सेशन पहला स्टार्ट हुआ है उसके 6 सप्ताह तक का ये समय रहता है। ऐसा नहीं कि आज ही सेशन स्टार्ट हुआ और आज ही आपको क्या करना है, इसको जो है कि कानून बना देना है, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। 6 अर्थात सेशन स्टार्ट होने के 6 सप्ताह तक के अंदर अगर आप कानून नहीं बनाते हैं तो क्या होगा, अध्यादेश अपने आप जो है कि अप्रभावी हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए अध्यादेश को अगर कानूनी रूप देना है तो सेशन स्टार्ट होने के, जो कि उस सेशन कब स्टार्ट होगा, 6 महीने के अंदर होना ही होना है, और उसके 6 सप्ताह के अंदर आपको क्या करना होगा, इसको जो है कि पारित करना होगा और राष्ट्रपति से इसको मंजूरी लेनी होगी। और जो अध्यादेश है वो किसके द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। कैबिनेट क्या करती है, अपना प्रपोजल भेजती है और राष्ट्रपति क्या कर देते हैं, अध्यादेश दे देते हैं। और अध्यादेश देने की शक्ति जो राष्ट्रपति को दी गई है वो संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत दी गई है।
अब आइए हमें दो खबरों के बाद अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि 3 मई के बाद जीवन क्या होगा। अब देखिए 3 मई के बाद जीवन कैसे होगा, ये इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि कई प्रकार के आप लेख पढ़ रहे हैं और जो मुख्य परीक्षा में आप इसको आगे के विजनरी प्लान कैसे बनाए जाते हैं उसके संदर्भ में आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसा कि पता है कि जनवरी 2020 के प्रारंभ में चीन से कोरोना वायरस से लड़ रहा था और उस समय जब लड़ रहा था तो हम लोगों को यह लगा कि एक आध माह में यह थम जाएगा, और लेकिन देखते देखते इसका रूप क्या हो गया, ग्लोबल हो गया। यूरोपीय देश, अमेरिका, गल्फ कंट्री, अन्य क्षेत्रों में जहां कोरोना वायरस का जो सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिल रहा है, यह वह क्षेत्र हैं जहां की सरकार या लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता को गंभीर रूप से नहीं लिया। अब देखिए इसी से जुड़ेगा कि कैसा किसी महामारी के समय किस प्रकार के कदम उठाए जाने, अर्थात यहां से आपकी जो है कि भविष्य की रणनीति क्या हो, ऐसे प्रश्नों का जब आपको डील करना होता है तो इस प्रकार के एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब देखिए जहां पर भी आप चाहें आप जो है कि यूरोप के क्षेत्र ले लीजिए, यूरोप के देशों को ले लीजिए, अमेरिका में ले लीजिए, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को ना तो लोगों ने माना और ना ही सरकारें स्टार्टिंग में गंभीर हो, क्योंकि यहाँ से जो है कि चीन के लोगों के साथ आने जाना का जो है कि संबंध बना रहा और इसकी वजह से ये वायरस फैला। तो इस तरह से यह हम समझ सकते हैं कि इस जो वायरस है इसका प्रसार कभी भी हो सकता है। वर्तमान समय में हम लॉकडाउन के द्वारा कोरोना को हराने का प्रयास जो कर रहे हैं, अगर हमने 3 मई के बाद अचानक सब कुछ नॉर्मल कर दिया तो यह जो ईपी सेंटर है कोरोना का वो इंडिया बन सकता है। इस प्रकार के एडिटोरियल आपको खूब लिखे दिखाई दे रहे हैं। और पुरानी संक्रामक जो महामारी है, अगर उनके इतिहास को भी हम देखें तो लगभग 2 से 2.5 साल का समय लगता है एक महामारी को खत्म करने। अर्थात अगर हम वर्तमान समय में भले हमने कितना तकनीकी विकास कर लिया है, लेकिन फिर भी हम मान के चल सकते हैं कम से कम 5 से 6 महीने सकता है सब कुछ नॉर्मल होने में। चीन जहां पर थोड़ा थोड़ा उत्पादन प्रारंभ हो गया है, लेकिन सब कुछ वहां पर भी नॉर्मल नहीं हुआ। इंडिया में जनसंख्या ज़्यादा है, मेडिकल फैसिलिटी कम है और साथ ही साथ यहाँ पर कानूनों को मानने की जो प्रतिबद्धता है वो कम है। इसके कारण आने वाले समय में अगर जो है कि हमारे यहाँ को जो है कि लॉकडाउन हटाया जाता है तो इसको किस तरह से हटाया जाना चाहिए, इसको लेकर पूरे देश की नज़र, पूरे विश्व की नज़रें हमारे देश पर। और कई समीक्षकों का, जो विदेश के समीक्षक हैं, उनको तो मानना यह है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अगर रेयर केस में अगर आप इस लॉकडाउन को अब समाप्त भी करते हैं तो भी क्या करना चाहिए, इसको बहुत सावधानी से हटाना चाहिए। हालांकि जो इंटरनेशनल जो थिंकर्स हैं उनका मानना है भारत के संदर्भ में कि कम से कम पूरा लॉकडाउन जो है कि 10 जो है कि सप्ताह का होना चाहिए, अर्थात थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर खुलता भी है 3 मई के बाद लॉकडाउन तो उसमें क्या होगा, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग अब एक सामान्य जीवन के आपके भाग होंगे। अर्थात ऐसा नहीं होगा जैसे कि आप पहले करते थे, कहीं भी घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अब आपको क्या करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना हो। मास्क और थर्मल, आपको कहीं भी रुककर थर्मल स्क्रीनिंग आपकी की जा सकती है, आपके लिए मास्क अनिवार्य किया जा सकता है और यह अब क्या होगा, आपके डेली रूटीन का भाग होगा। ऑफिस, संस्थान और फैक्ट्रियों को छोटे छोटे यूनिट में बांटकर कार्य किया जाएगा। अर्थात मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, उसमें 100 लोग काम करते हैं तो मैं क्या करूंगा, 10-10 लोगों की 10 यूनिट बनाऊंगा। और इससे यह फायदा होगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, एक यूनिट का कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड मिला तो इससे यह होगा कि वह उसी टीम के, उसी यूनिट के जो 10 लोगों की थी संपर्क में आया होगा, पूरी कंपनी को बंद नहीं करना होगा और कोरोना का प्रसार तेजी से नहीं होगा। तो इस प्रकार के नियम हमको लाने होंगे। मेट्रो, मॉल और जो कि सेमिनार और शिक्षण संस्थाओं में, जो शिक्षण संस्था ऐसे जहां पर जो है कि कम गैदरिंग होती है, वहां पर क्या करना होगा, जो है कि थर्मल स्क्रीनिंग और साथ ही साथ न्यूक्लियर एसिड टेस्ट। यहाँ पर थोड़ा सा गलती है, यहाँ पर नियुक्त लिख दिया है तो यहाँ पर न्यूक्लियर एसिड टेस्ट का प्रचलन बढ़ाना होगा। न्यूक्लियर एसिड टेस्ट को, थर्मल स्क्रीनिंग तो आप जानते ही हैं। न्यूक्लियर एसिड टेस्ट में क्या किया जाता है कि आपके शरीर से कुछ ब्लड लिया जाता है या जो है कि कुछ यूरिन लिया जाता है और ये देखा जाता है कि आपके शरीर में कभी किसी पैथोजन ने, अर्थात अभी हाल के समय में किसी पैथोजन का मतलब होता है कोई बैक्टीरिया या वायरस ने प्रवेश तो नहीं किया, और जब आपको इससे फ्री पाया जाता है तो आपको मूव करने दिया जाता है, इसमें आपकी भागीदारी सुनिश्चित होती है। अदरवाइज मेट्रो, मॉल, सेमिनार और जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, आपको वहां से अलग रखा जा सकता है।
चीन ने अभी कुछ समय पहले एक ऐप बनाया था। उस ऐप के माध्यम से वो क्या करता था, लोगों को ई पास भेजता था। जैसे हम इस समय आरोग्य सेतु ऐप यूज कर रहे हैं, इसी प्रकार का कुछ ऐप था। तो इंडिया में भी इस प्रकार के जो आरोग्य सेतु ऐप है, इसके फीचर्स को यूज किया जा सकता है। मान लीजिए आप किसी ऐसे क्षेत्र से हैं जहां पे कोविड-19 का हॉट स्पॉट है, तो अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। आप कितने दिन के बाद आपको दोबारा थर्मल स्क्रीनिंग करानी होगी, आपको अपना चेकअप कराना होगा। इस प्रकार की चीज़ें की जा सकती हैं और ये सभी चीज़ें जो है कि किससे होंगे, ऐप से जुड़े होंगे। आपके ऐप पर ही सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आएगा, आपको जो है कि पास मिलेगा। पास जो है कि समय जैसे ही आपका समय खत्म होगा, अर्थात समय खत्म होने का मतलब है कि आपको जब भी आपको लगता है कि आपकी स्क्रीनिंग आपको ऐप पर आपको सूचित कर दिया जाएगा। आप जो है कि अगर उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो इस प्रकार की चीज़ें की जा सकती है। तो साथ ही साथ भारत में भी अब जो है कि हमारे यहाँ जो रेस्टोरेंट हैं या जो अन्य क्षेत्र हैं जहाँ पर जैसे जहाँ पर लोग खाना वगैरह खाते हैं, भले ही वो खाने की चीज़ें आवश्यक गुड्स के अंतर्गत आती है, लेकिन तब भी वहाँ पर 30% की कैपेसिटी को यूज किया जा सकता है। अर्थात जहाँ पर 100 लोग पहले एक साथ बैठ के खाते थे, अब सिर्फ 30 लोग बैठ के खाएंगे, इसलिए ताकि उनके बीच की दूरी रखी जा सके। बार, पब, कोचिंग, धार्मिक संस्थान और जो सामाजिक उत्सव हैं उन पर प्रतिबंध जो है कि सख्ती से बना रहेगा। जो ऑनलाइन ई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऑनलाइन चीज़ें करते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया जाएगा। बस, ट्रेन, हवाई जहाज और जो है कि इन पर प्रतिबंध बना रहेगा। होटल, टूरिज्म और एडवेंचर पर प्रतिबंध बना रहेगा। साप्ताहिक छुट्टियां अब लंबी होंगी, जैसे आप देखते थे सैटरडे और संडे की छुट्टियां होती थी, अब बहुत ज़्यादा होंगी। साथ ही साथ सरकार के द्वारा स्वरोजगार और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। कुल मिलाकर 3 मई के बाद अगर आप सोच रहे थे सब कुछ समाप्त हो जो है हो जाएगा कोरोना का प्रभाव, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। यह मैंने एडिटोरियल का ये जो डिस्कशन कई लेखों को पढ़ने के बाद किया है, उन सभी में ये चीज़ें कॉमन दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।